नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज 11 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम आवास पर तमाम विधायकों का जुटान होगा। कल भी ये बैठक की गई। एकजुटता दिखाने की हर कोशिश यहां इन बैठकों के जरिए बार बार की जा रही है। यूपी विधायक एकजुट है, जेएमएम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और आगे के लिए रणनीति क्या हो, इस रणनीति पर लगातार मंथन और चिंतन होता हुआ इन बैठकों के जरिए भी। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कल 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ था और आज एक बार फिर से बैठक शुरू होगी सीएम आवास में, जहां पर यूपीए के विधायक एक बार फिर से जुटेंगे और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रांची के मुख्यमंत्री आवास में कल दिन भर की राजनीतिक गहमा गहमी नजर आई और सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए के सहयोगी दलों के साथ एक के बाद एक कई दौर की बैठकें की। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायक शामिल हुए। पहली बैठक दोपहर बाद खत्म होती है और फिर शाम होते होते ही बैठक एक बार फिर से शुरू हो गई, जो रात तकरीबन 10 बजे तक चली। सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने सीएम आवास पहुंचकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की इन बैठकों के जरिए ही। और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। डिनर डिप्लोमेसी हुई होगी। वो क्या होता है? डिनर पे बैठ के आप रणनीति बनाते हैं बस। नहीं। इंटैक्ट है आप लोग? सरकार को कोई खतरा? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से कल आ रही मैडम, फिर आप लोग एक बार कल बुलाया गया शायद आप लोग। कल हम लोग फिर मुलाकात तो होती रहेगी। हमारा गठबंधन का सरकार है, सारे विधायक इंटैक्ट तो है जी। और कितने बजे बुलाई गई कल मैडम? ऐसा कुछ टाइमिंग सेट नहीं है, लेकिन हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हो गया काम। आधिकारिक रूप से नहीं आती है तब तक आप लोग इस तरह का माहौल बनाना ठीक बात नहीं है। और हम लोग आए यहाँ पे, अपना गठबंधन का हमारा सरकार है और जिस तरह से बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। ये कल फिर बुलाया गया आप लोग को? हाँ? कल फिर बुलाया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया गया। बाकी लोग बोल रहे हैं कि कल बुलाया गया 11 बजे। आप छुपा रहे हैं, पीछे बैठे थे लगता है। नहीं बताया गया कुछ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, महामहिम के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। मुख्यालय को आपको छोड़ना नहीं है, यहीं रहना है। क्योंकि कोई हमारे माननीय सदस्य राजमहल से आते हैं, जिनको आने में 9 घंटे लगते हैं। मैं गिरिडीह से आता हूं, मुझको आने में 3.25 घंटे लगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मुख्यालय में रहिए। अभी तक जब महामहिम राज्यपाल महोदय का कोई निर्णय होगा, उस पर विचार होगा। कल फिर आना है? फिर आएंगे। कितने बजे से कल बैठक? और बैठक नहीं है, आना जाना लगा रहेगा। ऑल इज वेल। जी हाजिरी लगा रहे हैं कि हम लोग हैं। नो, हाजिरी क्यों लगाना है? हाजिरी क्या लगाना है जी? कोई हाजिरी की जरूरत नहीं है। नेता सदन बने रहेंगे ना हेमंत जी? बिल्कुल। तो बैठकों के जरिए एकजुटता दिखाने की हर सख्त कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से आज ये बैठक का दौर शुरू होगा। बात करते हैं बिहार की, तो जहां नगर निकायों के करीब 70,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे और नगर निकायों के कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर इस हड़ताल पर आज से जा रहे हैं। कर्मचारी संघ नौकरी पक्की करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग देने पर अड़े हुए हैं और इसके अलावा कर्मचारी की मौत पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए और 10 लाख का मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए। ये तमाम मांगों के साथ हड़ताल पर ये तमाम नगर निकाय के ये कर्मी। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर सिंघौल में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम पर यह हमला किया गया है। छापेमारी करने के लिए यह टीम यहां पर पहुंची हुई थी, जहां पर पुलिस टीम के ऊपर ही निशाना साधा गया, उन पर ही हमला किया गया है, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिसकर्मियों के ऊपर देखिए कैसे हमला किया जाता है। भागते दौड़ते लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि गाड़ियों की आवाजाही भी इस सड़क पर साफ नजर आती है। कई पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोटें आई हैं। जान बचाकर यहां से पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए। 3 आरोपी की गिरफ्तारी पर ये लोग भड़के हुए थे।
वहीं बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां पुलिस ने ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो न केवल हथियार के बल पर खौफ का साम्राज्य चलाते थे, बल्कि जाली नोटों का रैकेट चलाकर कारोबार की कमर तोड़ रहे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर भोजपुर पुलिस की उस कामयाबी की तस्वीर है जिसमें भारी मात्रा में जाली नोट के साथ नोट छापने वाली मशीन भी बरामद की गई है। 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई में पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है जिसमें हथियार और जाली नोट के साथ 6 अपराधियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने पहली कार्रवाई कोइलवर में की, जहां से पुलिस को 5 राइफल, 150 कारतूस, 4 बाइक और एक लोहे की नाव बरामद हुई है। जबकि जगदीशपुर थाना क्षेत्र की बात करें तो यहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में जाली नोट और नोट छापने की मशीन बरामद की। वहीं शाहपुर इलाके में पुलिस की तरफ से लूटकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से भी देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद हुई। और उस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ के क्रम में करीब 6,36,500 मूल्य के नकली नोट जो बैंक से अभी तक हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं बरामद किए गए और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सिकरटा थाना क्षेत्र से भी हेल्प ली गई और ये लोग वहाँ के रहने वाले थे। उधर शेखपुरा में जेडीयू नेता कौशल महतो के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया जाता है। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने शेखपुरा सदर प्रखंड जदयू के पूर्व अध्यक्ष कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कौशल महतो और उसके बेटे के तार हथियार तस्करों तक से जुड़े हुए हैं। शेखपुरा में मिला हथियारों का जखीरा। जेडीयू नेता पर हथियार तस्करी के आरोप। हथियार के इस जखीरे को देखिए। अब टेबल के ऊपर रखे इन कट्टों को गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कट्टा, 127 कारतूस, 25 गोलियों के खोखे, 1 तलवार और 4,50,000 रुपए नगद। हथियारों का जखीरा शेखपुरा के कुसुम्भा ओपी क्षेत्र के रहने वाले कौशल महतो के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो कौशल महतो एक हथियार तस्कर है और तस्करी के लिए ये सारे हथियार मंगाए गए थे। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से पूरे मामले की जाँच कर रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये मंगवाते थे हथियार और जो यहाँ अपराधी कर्मी थे उनको ये बेचते थे। पैसा संभवतः उसी जो हथियार बेचे गए हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कौशल महतो पूर्व मुखिया के साथ साथ एक राजनीतिक दल का नेता भी है। कौशल के बारे में बताया जा रहा है कि जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ शेखपुरा सदर प्रखंड जेडीयू का पूर्व अध्यक्ष भी है। एसपी की माने तो पुलिस को हथियार तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। कौशल महतो ने पुलिस की पूछताछ में ये खुद स्वीकार भी किया है कि हथियार अपराधियों को बेचने के लिए रखे गए थे। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात सियासत की, तो तकरीबन 1.25 साल पहले बिहार विधानसभा में जमकर बवाल मचा था। 1.25 साल के बाद सियासत 180 डिग्री पूरी तरह से घूम चुकी है और आचार समिति बनाने वाले आज उस समिति पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है, आप खुद देखिए। 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ था उसे शायद ही बिहार कभी भूल पाए, जब बिहार की गरिमा के साथ साथ बिहार विधानसभा के 100 साल के गरिमा को भी ठेस पहुंचा था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया था। जब हालात बेकाबू हो गए थे तब डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को उठाकर बाहर किया गया था। तब के विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मार्शलों ने मारपीट की थी। ऐसी घटना दोबारा न हो
इसके लिए तत्कालीन स्पीकर विजय सिन्हा ने जांच के लिए आचार समिति को पूरा मामला सौंप दिया था। तकरीबन 1.25 साल के बाद उस वक्त के स्पीकर और आज के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर गैर संवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जानबूझकर विशेष समिति के साथ साथ आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया गया था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची 4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। दरअसल नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन संभालते ही विजय सिन्हा ने सवालों की बौछार कर ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के तेवर गर्म हैं और गर्म ही रहेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है, जहां पर शराब के नशे में गोली मारी गई है। बेटे ने अपने ही पिता को शराब के नशे में गोली मार दी है। बांका के 8 माह की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पिता को गोली मारी गई है और पिता के पैर में यह गोली लगी है। अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए पिता को भर्ती कराया गया है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी पूछताछ और जांच में जुट गई है। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती एक तस्वीर सामने आ गई, जिसमें मृतक के परिजनों को जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजनों ने शव को ठेले पर लाद कर ही घर के लिए वो निकल जाते हैं। दरअसल शुक्रवार की दोपहर एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई, जिसके बाद परिजन झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए, लेकिन जब कुछ फायदा होता नजर नहीं आया तब ये लोग इस महिला को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस नहीं दिए गए और देखिए कैसे ये परिजन ठेले पर लाद कर ही शव को घर की तरफ निकल जाते हैं। सही नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। इसलिए आप लाश को लेके जा रहे हैं। किस चीज से? बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बयानों का दौर लगातार जारी है। कभी नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को पार्टी बचा लेने की नसीहत दे रहे हैं, तो नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार का दावा है कि नालंदा का बेटा लाल किले से तिरंगा लहराएगा। नौजवान बिहार की धरती का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक दिन लाल किले पर झंडा फहराएगा। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बिहार में गठबंधन क्या टूटा, जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए और ये हमले सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन हमलों के रेंज में पीएम पद की दावेदारी भी आ चुकी है। जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार एक दिन जरूर लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। आने वाला दिनों में, आने वाले समय में नालंदा का बेटा, बिहार की धरती का नौजवान, बिहार की धरती का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक दिन लाल किले पर झंडा फहराएगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर दिए जा रहे जेडीयू नेताओं के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने करारा जवाब दिया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा है कि पीएम तो बनने से रहे, कम से कम पार्टी तो बचा लीजिए। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो वो राजद का है।
इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 2014 में आए वो क्या 2024 में आ पाएंगे। नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद इस तरह की कयासबाजी तेज हो गई कि नीतीश 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसे जेडीयू नेता बार बार हवा देते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पद संभालने के एक दिन बाद नए शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को दो टूक कह दिया कि उन्हें हर हाल में आउटपुट चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री को यह बयान देने से पहले जमीनी हकीकत को भी जरूर जान लेना चाहिए था। आज हम आपको पटना के एक ऐसे सरकारी स्कूल का हाल दिखाने जा रहे हैं जिसमें ना तो बेंच है, ना डेस्क है और ना ही महत्वपूर्ण विषयों के टीचर हैं। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। पदभार संभालने के साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ कर दिया था कि उन्हें शिक्षकों से बेहतर आउटपुट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री को राजधानी पटना के महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय की हालत भी जरूर देख लेनी चाहिए। छात्राओं के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कहने को तो पटना के इस सरकारी स्कूल में 2 चापाकल हैं, लेकिन किसी में हैंडल नहीं है तो कोई हाँफ रहा है। देखिए, स्कूल में कहने के लिए 2 चापाकल हैं। एक में तो जो चापाकल का जो हैंडल है वो गायब है। ये देखिए, एक चापाकल तो यहाँ पर जो है वो हैंडल इसका गायब है, और दूसरा जो चापाकल है वो आपको हम वो भी दिखाते हैं कि वो भी खराब है। तो जो बच्चियां हैं घर से मजबूरन जो है बोतल लेकर आती हैं। स्कूल की बुनियादी व्यवस्था तो जर्जर है ही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्कूल में साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी के एक भी टीचर नहीं है। और हम लोग को बैठने में दिक्कत होता है और यहाँ पे पानी भी साफ नहीं मिलता और हमारा कल 2 दिन से खराब है। सिर्फ साइंस, मैथ और इंग्लिश के टीचर्स यहाँ नहीं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए भी, जो कि कंपटीशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है और हमारा बेसिक यहाँ से ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की माने तो स्कूल की हालत के बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हर चीज का प्रिंसिपल मैम डिमांड करती हैं, बोलती भी हैं। नहीं मिला अभी तक तो नहीं मिला है बेंच। जाहिर है बढ़िया आउटपुट के लिए सिस्टम का आउटस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी के ऐतिहासिक भद्र घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गंगा महाआरती की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद नजर आए और इस मौके पर सभी ने मां गंगा की आरती की और उसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संकल्प दोहराया। तो भद्रघाट की तस्वीर जहां पर आरती की गई। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट से शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर एयरपोर्ट से शातिर ठग की गिरफ्तारी की गई है। खुद को स्पाइस जेट का ग्राउंड स्टाफ ये शख्स बता रहा था। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप इसके ऊपर है। फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी इस शख्स की तरफ से चलाई जा रही थी। वैशाली के जंदाहा का निवासी ये शख्स बताया जा रहा है और नाम मनीष कुमार। कई नकली पास और सामान इसके पास से बरामद किए गए हैं। सीआईएसएफ ने इस ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। तो पटना एयरपोर्ट से शातिर ठग की गिरफ्तारी की गई है।